मिरर टाइम्स में खुश आमदीद। बिहार चुनाव मुकम्मल हो चुका है, रिजल्ट भी आ चुका है, लेकिन अभी तक ये फैसला नहीं हो सका कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी और बिहार का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। और उसकी वजह यह है कि एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिल चुकी है, बीजेपी को इतनी ज्यादा सीटें आ चुकी है, उधर जेडीयू को भी तवक्को से ज्यादा कामयाबी मिल गई है। इसलिए दोनों पार्टी अब एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहती है और तोड़ जोड़ का खेल भी बिहार में शुरू हो चुका है। खबरें सामने आने लगी है। एनडीए को 202 सीटों पर जीत मिल गई, अकेले बीजेपी को 89 सीटों पर जीत मिल चुकी है। उधर रामविलास पासवान के बेटे की पार्टी को भी 19 सीटों पर जीत मिल चुकी है। दूसरी पार्टियों को भी 5-4 सीटों पर जीत मिल चुकी है और बीजेपी इस पोजीशन में मौजूद है कि वो चाहे तो नीतीश कुमार के बगैर ही बिहार में सरकार बना सकती है। बहुमत के लिए बिहार में चाहिए 122 सीटें और बीजेपी 122 तक पहुंचने से सिर्फ 4-5 सीटें ही दूर है। 117 का नंबर इन सब को मिलाकर माइनस जेडीयू पूरा हो जाता है। उधर जेडीयू के नेताओं को भी लग रहा है कि बीजेपी ने अगर यहां पर आनाकानी किया, बीजेपी ने खेला करने की कोशिश की, बीजेपी ने महाराष्ट्र जैसा हाल किया, तो नीतीश कुमार माइनस बीजेपी दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बना ले। और इधर जेडीयू की तरफ से भी बातचीत शुरू की जा रही है, बैकडोर से, आरजेडी से, एआईएमआईएम से और दूसरी पार्टियों से। और साफ है कि अगर नीतीश कुमार को सीएम नहीं बनाया गया तो जेडीयू बीजेपी के साथ जाने वाली नहीं है। उधर अभी तक बीजेपी के किसी भी लीडर ने वाज़ेह लफ्जों में ये ऐलान नहीं किया है, ये नहीं कहा है कि नीतीश कुमार ही अगले बिहार के चीफ मिनिस्टर होंगे। बीजेपी के सीनियर नेताओं से जब मीडिया के जरिए सवाल पूछा जाता है कि उनका अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा, तो गोलमोल जवाब दिया जाता है। कभी कहा जाता है कि पटना में सीएम की जगह खाली नहीं और दिल्ली में पीएम की जगह खाली नहीं, लेकिन बिहार का अगला सीएम कौन होगा ये वाज़ेह नहीं किया जा रहा है। 14 नवंबर की शाम को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी विक्ट्री स्पीच दिया और उस स्पीच के दौरान भी उन्होंने एक मर्तबा भी ये नहीं वाज़ेह किया कि बिहार के अगले सीएम नीतीश कुमार ही बनेंगे। 4 दिन हो चुके हैं, 14 नवंबर को रिजल्ट आया और अगले और पिछले 4 दिनों में एक मर्तबा भी बीजेपी के किसी भी नेता ने साफ लफ्जों में ये ऐलान नहीं किया कि नीतीश कुमार ही अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे। हर महीना 10 से 20 हजार रुपए शेयर मार्केट ट्रेडिंग से कमा सकते हैं, वो भी बिल्कुल हलाल तरीके से। टाटा, बिरला, अडानी जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज में आप अपना हिस्सा ले सकते हैं, सेफ और हलाल। अभी नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, बस ज्वाइन लिखें और हमारे शेयर मार्केट ग्रुप में प्रॉफिट के लिए शामिल हो जाएं। इधर लगातार ये खबरें सामने आ रही है कि बीजेपी की तरफ से कौन चीफ मिनिस्टर का चेहरा हो सकता है, किसको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। पार्टी में इस पर गुफ्तगू शुरू हो चुकी है, बातचीत जारी है, मशवरा जारी है और 3-4 नाम सामने आ रहा है। गिरिराज सिंह का भी उसमें नाम है, सम्राट चौधरी का भी नाम है, दूसरे कई नाम भी इसमें शामिल है और इनमें से किसी को भी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। और जैसे जेडीयू को यह पता चल रहा है कि इस तरह की खबरें उधर चल रही है, उधर जेडीयू ने बैकडोर से इधर बात करना शुरू कर दिया। जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल पेज से पिछले दिनों बाज़ाब्ता एक ट्वीट किया गया, एक टेक्स्ट लिखा गया कि नीतीश कुमार ही अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे। बाद में उस ट्वीट को, उस मैसेज को भी डिलीट कर दिया गया और मतलब साफ है कि अभी तक बीजेपी ने हरी झंडी नहीं दी है कि नीतीश कुमार ही अगले चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इधर जब नीतीश कुमार की तरफ से आरजेडी और एआईएमआईएम से बातचीत का सिलसिला जारी है, तो इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ट्विटर अकाउंट का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है जिसमें लिखा हुआ है, यानी ट्विटर हैंडल का नाम है एआईएमआईएम बिहार, और उसमें एक मुतालबा किया गया है कि अगर नीतीश कुमार की पार्टी सरकार बनाना चाहती है बीजेपी के बगैर तो एआईएमआईएम सपोर्ट करने को तैयार है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर एआईएमआईएम का होगा, जनता दल यूनाइटेड का 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, उसके अलावा आरजेडी को 6 मंत्रालय दिया जाएगा, दूसरी पार्टियों को भी कुछ हिस्सा दिया जाएगा। लेकिन ये जो अकाउंट है एआईएमआईएम का, ये ओरिजिनल है या ओरिजिनल नहीं है, ये अख्तरुल ईमान की तरफ से मैसेज आया है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से मैसेज आया है या किसी और की तरफ से आया है। आगे इस पर तफसील से बातचीत करेंगे क्योंकि इस पर भी सवाल हो रहा है कि क्या सच में अख्तरुल ईमान ने ऐसा कहा। लेकिन आप अपने स्क्रीन पर इस ट्विटर हैंडल को देख सकते हैं जो एक्स का अकाउंट है, ये एआईएमआईएम बिहार के नाम से अकाउंट बना हुआ है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लोगो भी लगा हुआ है और इसमें बाज़ाब्ता गिनाया गया
کہ जनता दल यूनाइटेड, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, आरजेडी, ये सब पार्टियां मिलकर के भी सरकार बना सकती है और चाहे तो नंबर पूरा हो जाएगा। आप काउंट कर लीजिए, जनता दल यूनाइटेड को 85 सीटों पर जीत मिली है, उसके अलावा 25 सीटें आरजेडी को भी मिली है, तो इस तरह 85 और 25 नंबर हो जाएगा 110 का। उसके बाद कांग्रेस को 6 सीटें मिली है, तो इस तरह नंबर हो जाएगा 116। फिर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को भी 5 सीटों पर जीत मिली है, तो नंबर हो जाएगा 121। और 3 सीटें लेफ्ट की पार्टियों को भी मिली है, 2 सीट मिली है CPI-ML को और 1 सीट मिली है CPI-M को, तो इस तरह ये जो नंबर है वो 124 तक पहुंच जाएगा। और बिहार में सरकार बनाने के लिए चाहिए सिर्फ 122 MLAs का समर्थन, तो माइनस बीजेपी भी सरकार बन सकती है। उधर बीजेपी माइनस जेडीयू सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इस बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दावा किया गया कि AIMIM का मुख्यमंत्री होगा, जेडीयू की तरफ से 2 उप मुख्यमंत्री होगा और 20 मंत्री, राजद को 6 मंत्रालय दिया जाएगा, कांग्रेस को 2 मंत्रालय दिया जाएगा, CPI-ML को 1 मंत्रालय दिया जाएगा और CPI-M को 1 मंत्री दिया जाएगा। इस तरह बिहार में माइनस बीजेपी सरकार बन सकती है। लेकिन सच्चाई यह है, हकीकत यह है कि मुतालबा और ये डिमांड अभी तक AIMIM के ऑफिशियल पेजेस के तरफ से नहीं आया है। और ये जो AIMIM पेज है ये ऑफिशियल पार्टी की तरफ से रन नहीं किया जाता है, पार्टी के कुछ चाहने वाले अपनी तरफ से चलाते हैं। ऑफिशियल IT सेल की तरफ से भी इस पेज को रन नहीं किया जाता है। आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि ये AIMIM बिहार के नाम पर फर्जी अकाउंट है, बिहार यूनिट का ये ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। जिस तरह अख्तरुल ईमान के नाम से ट्विटर पर कुछ लोगों ने अकाउंट बना रखा है और AIMIM के नाम पर कुछ लोग उस अकाउंट को यूज करते हैं, अख्तरुल ईमान की तस्वीरें, उनकी स्पीच और उनकी चीजों को भी उस पेज से, उस अकाउंट से शेयर किया जाता है। लेकिन ट्विटर पर अख्तरुल ईमान का ये जो हैंडल है जिसके 35,000 तकरीबन फॉलोअर्स है, ये ओरिजिनल अख्तरुल ईमान का ट्विटर हैंडल नहीं है। ओरिजिनल जो अख्तरुल ईमान का ट्विटर हैंडल है उसके फॉलोअर्स 1 लाख से ज़्यादा है और उसको ज़्यादातर अपडेट नहीं करता, क्योंकि अख्तरुल ईमान को या AIMIM की लीडरशिप को अंदाज़ा है कि हमारा जो सीमांचल का इलाका है, जोमा और कोचा धामन का जो एरिया है, यहाँ की आवाम ज़्यादातर फेसबुक चलाती है, ट्विटर यहाँ के लोग नहीं चलाते हैं, इसलिए वो लोग ट्विटर पर कम एक्टिव रहते हैं। फेसबुक पर उनकी पूरी तवज्जो रहती है, फेसबुक पर उनकी स्पीच को लाइव किया जाता है, उनकी तकरीरों को वहाँ शेयर किया जाता है, या उनका जो भी बयान आता है उमूमन फेसबुक के जरिए ही शेयर किया जाता है। तो ये अकाउंट AIMIM बिहार का ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इस अकाउंट से इस तरह का दावा किया गया। उधर लगातार खबरें भी सामने आ रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से 4 दिन गुजर जाने के बावजूद कंफर्म नहीं किया गया कि नीतीश कुमार बिहार के अगले चीफ मिनिस्टर होंगे। बीजेपी को लग रहा है कि हमें 89 सीटों पर जीत मिली है, 19 सीटों पर चिराग पासवान को जीत मिली है, उसके बाद जितेंद्र राम मांझी को भी 5 सीटें आई है और उपेंद्र कुशवाहा को भी 4 सीटों पर जीत मिली है। और इस तरह 89, 19, 5 तार का जो नंबर है 117 हो जाता है। तो सिर्फ 122 का आंकड़ा पार करने के लिए 5 सीटें चाहिए, 5 MLA चाहिए, और बीजेपी के लिए 5 MLA को मैनेज करना बहुत इजी है। कहीं से भी बीजेपी मैनेज कर लेगी या बाहर से कोई समर्थन मिल जाएगा, बीजेपी सरकार बना लेगी। ऐसे भी बिहार में जो सबसे बड़ी पार्टी है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, वो बीजेपी है और रूल के मुताबिक, ज़ाब्ते के मुताबिक गवर्नर की तरफ से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को, सबसे बड़ी पार्टी को ही पहले सरकार बनाने का ऑफर दिया जाता है, सरकार बनाने की दावत दी जाती है। और जब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी फ्लोर टेस्ट में कामयाब नहीं हो पाती या मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाती है, फिर उसके बाद वाली पार्टी को दावत दी जाती है कि वो सरकार बना सके। भले ही बड़ा अलायंस हो, छोटा अलायंस हो, ये ज्यादा मैटर नहीं करता। इधर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बिहार में जिस तरह कामयाबी हासिल की, 5 सीटों पर जीत हासिल की और 2 सीटों पर बिल्कुल जीत के करीब AIMIM पहुंच गई, जिसमें 1 सीट है बलरामपुर की, जहां आदिल हसन आजाद को महज 389 वोटों से हार मिली और रिकाउंटिंग के बाद हार मिली। पहले जीत का ऐलान हो गया था 261 वोटों से, लेकिन महबूब आलम ने, संगीता देवी ने, इन दोनों ने रिकाउंटिंग का मुतालबा किया और इस तरह आदिल हसन आजाद की हार हो जाती है।
ठाकुरगंज विधानसभा सीट में भी एआईएमआईएम को महज 8000 वोटों से हार का सामना करना पड़ता है। हालांकि सऊद आलम साहब की जीत के लिए सभी लोग दुआ कर रहे थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी ठाकुरगंज विधानसभा सीट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं थी। असदुद्दीन ओवैसी साहब की रैलियां भी अमौर, बहादुरगंज और दूसरे इलाकों के मुकाबले में वहां कम हुई। हैदराबाद की पूरी टीम बहादुरगंज में लगी हुई थी। तौसीफ आलम को जिताने के लिए वो सीट नाक का मसला बनी हुई थी, जो कि हार्ट पर पूरा फोकस था। लेकिन ठाकुरगंज में भी खिलाफे तवक्को सिर्फ 8000 वोट से एआईएमआईएम को हार मिलती है और वहां पर जेडीयू के उम्मीदवार को जीत का सामना करना पड़ता है। सोशल मीडिया पर यह तबसरा भी किया जा रहा है कि पूरे बिहार में सिर्फ एक पार्टी आरजेडी ने किसी आलिम दीन को, किसी मजहबी लीडर को टिकट दिया था। उसके अलावा किसी दूसरी पार्टी ने किसी मौलाना को उम्मीदवार नहीं बनाया था। न तो कांग्रेस ने किसी आलिम दीन को टिकट दिया था, न जनसुराज ने, न ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी पार्टी के उलमाए किराम को, मौलानाओं को टिकट दिया था। कह दिया गया था कि लोग साहिब इस्तिताअत नहीं है, इसलिए चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। सऊद आलम जो मौलाना असरारुल हक कासमी के बेटे हैं, नदवा के फाजिल हैं, उनको टिकट मिला था और उनकी भी हार हो गई। यानी कोई भी मौलाना इस मर्तबा बिहार असेंबली में नहीं पहुंच सका। इधर असदुद्दीन ओवैसी ने अब सीमांचल जाने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस मर्तबा अपने जीते हुए तमाम एमएलएस को हैदराबाद में नहीं बुलाया है। दारुस्सलाम में बुलाकर वहां बड़ा जलसा करके उनको इस्तकबालिया नहीं दिया जाएगा, बल्कि इस मर्तबा खुद असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल जाएंगे और 21-22 नवंबर को वो सीमांचल में रहेंगे। वहां अवाम से मुलाकात करेंगे, उनकी विक्ट्री स्पीच होगी, उनका जश्न मनाया जाएगा, रैलियां निकाली जाएगी और 20 से 22 नवंबर तक असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल में रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद ट्वीट करके फेसबुक के जरिए इस बात की जानकारी दी कि मैं सीमांचल आ रहा हूं, 20 से 21 नवंबर को वहां अवाम के बीच में रहूंगा, जश्न मनाऊंगा। पिछले साल यानी 2020 में जब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 5 सीटों पर जीत मिली, अमौर, कोचाधामन, बहादुरगंज, बैसी और जोकी हाट में, तो असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल नहीं आए, बल्कि 5 एमएलएस को उन्होंने हैदराबाद बुला लिया। वहां उन्होंने इस्तकबालिया दिया, बड़ा सा माला पहनाया गया और उसके खिलाफ लोगों ने तबसरा किया। लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदाज पसंद नहीं आया। कहा गया कि वोट हमने दिया, जिताया हमने और जश्न सीमांचल की सरजमीन पर होना चाहिए, इस्तकबालिया यहां होना चाहिए। हमारा जश्न हैदराबाद की आवाम क्यों मनाएगी, हमारा जश्न दारुस्सलाम में क्यों मनाया जाएगा, और बार बार इसको मुद्दा भी बनाया गया। और इसी के नतीजे में इस मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने खुद सीमांचल की सरजमीन पर आकर जश्न मनाने का ऐलान किया है। सोशल मीडिया पर पप्पू यादव को भी लगातार एआईएमआईएम की तरफ से ट्रोल किया जा रहा है। एआईएमआईएम के नेता पूछ रहे हैं पप्पू यादव से, आपने पूरे फख्र के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ और होशो हवास में ये कहा था कि अगर अख्तरुल ईमान अमौर विधानसभा से चुनाव जीत गए तो मैं सियासत से इस्तीफा दे दूंगा, मैं राजनीति में नहीं रहूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड पप्पू यादव ने कहा था। वीडियो भी बहुत ज्यादा वायरल हुई। अब अख्तरुल ईमान को अमौर विधानसभा से 38,000 वोटों से जीत मिली है और 38,000 वोटों से जीत मिलना विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ी जीत होती है। 1 लाख से ज्यादा वोट अख्तरुल ईमान को मिला। पप्पू यादव अमौर में गए थे जलील मस्तान के चुनावी कैंपेन के लिए और कहा था पप्पू यादव ने कि अमौर से जलील मस्तान को ही जीत होगी, उसके अलावा किसी और को जीत नहीं हो सकती। अगर जलील मस्तान की जगह अख्तरुल ईमान ने जीत हासिल कर ली तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, पॉलिटिक्स से इस्तीफा दे दूंगा। ऑन रिकॉर्ड पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने यह कहा था, लेकिन जब रिजल्ट आया तो पता है चला कि अख्तरुल ईमान को 1 लाख से ज्यादा वोट मिला और जलील मस्तान तीसरे नंबर पर चले गए, 50,000 से भी कम वोट आया। दूसरे नंबर पर वहां जेडीयू के उम्मीदवार सबा जफर रहे, जिनको 70,000 से ज्यादा वोट मिला और शुरू में लगातार सबा जफर को ही लीड मिल रही थी। अब सोशल मीडिया पर लोग मुतालबा कर रहे हैं पप्पू यादव से कि आप इस्तीफा कब देने वाले हैं। और मुतालबा सिर्फ ये नहीं हो रहा है कि उनको सियासत से इस्तीफा दे देना चाहिए, बल्कि मुतालबा ये हो रहा है कि पहले उनको अपने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देना चाहिए। वो एमपी है पूर्णिया के और उनको अब एमपी नहीं रहना चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। फिर सियासत से भी हमेशा के लिए उनको किनारा कशी इख्तियार कर लेना चाहिए। आसिम वकार जो एआईएमआईएम के नेशनल स्पोक पर्सन हैं, उन्होंने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की है, आप इसे सुनिए। पप्पू यादव जी, आप तो बहुत चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि आमोर में जलील मस्तान जीतेंगे,
और अगर अख्तरुल ईमान जीत गए और जलील मस्तान हार गए तो आप राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। अब तो जलील मस्तान तीसरे नंबर पर आ गए, हारना तो बहुत दूर की बात है। तो अगर अब आप असल मर्द हैं तो आज शाम को 9 बजे से पहले पहले आप सांसदी से भी इस्तीफा दे दीजिए, राजनीति से भी इस्तीफा दे दीजिए और फौरन आप हिंदुस्तान की राजनीति से आउट हो जाइए, क्योंकि आपने ही कहा था कि हम इस्तीफा दे देंगे सियासत से अगर अख्तरुल ईमान जीत गए। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया, जेडीयू ने सीटें लड़ी, जीते, सरकार बनाने जा रहे हैं। जो भी नई सरकार बन रही है सियासी उसूल के हिसाब से मेरी शुभकामनाएं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कुछ लोग जो चुनावी मैदान में थे उनके पास न तो मुस्लिम लीडरशिप थी, न नौजवानों की लीडरशिप थी, न सियासी लीडरशिप थी। भारत की राजनीति सियासी नेताओं के बल पर चलती है। सियासी नेता सामाजिक मुद्दे तय करते हैं और मैदान में उतरते हैं और पार्टियों को जीत दिलाते हैं। लेकिन कुछ लोग अपने साथ सियासी नेताओं, सियासी रहनुमाओं को छोड़कर जेएनयू के, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र नेताओं के बल पर राजनीति कर रहे थे। उनकी टीम जो है वो छात्र नेताओं की टीम है, तो उनके नारे भी छात्र नेताओं वाले थे। और इस तरह का मुतालबा उनकी पार्टी के सभी नेता कर रहे हैं। उधर अख्तरुल ईमान अब अपना शुक्रिया अदा कर रहे हैं, लोगों के बीच वो जा रहे हैं। क्या कुछ अख्तरुल ईमान ने जीत के बाद कहा है, उसे भी सुन लीजिए। खुदावंद अकबर का बड़ा करम और एहसान है कि एमआईएम बिहार ने 2025 के इलेक्शन में बड़ी नुमाया कामयाबी हासिल की और बहुत ही अहसन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और बहैसियत सदर मैं इस बात का एतराफ़ करता हूँ कि अगर एमआईएम के कौमी सतह के मुख्तलिफ सूबे जात के लीडरान हमारे यहाँ तशरीफ़ नहीं लाते तो शायद ये कामयाबी हमें नहीं मिल पाती। हमारे लोगों को समझाने में, हमारे पैगाम को पहुँचाने में, सीमांचल में एक सियासी बेदारी पैदा करने में इन बुज़ुर्गों का बड़ा रोल रहा है, जिसकी वजह से वोटर हजरात एमआईएम की तरफ मुतासिर हुए हैं। मैंने हैदराबाद और महाराष्ट्र के रफ़ीक़ों का तो शुक्रिया अदा किया है, लेकिन यूपी की एक बड़ी मजबूत टीम हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा थी। जनाब भाई शौकत अली साहब जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं वो हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमा थे। जनाब भाई शादाब चौहान साहब जो मगरबी हल्के के ज़िम्मेदार हैं वो हमारे यहाँ थे। अजीज़ी शादाब चौहान भी थे, भाई मोहम्मद ताबिज़ साहब थे, इमरान अंसारी थे। और हमारे इलाके में कैंपेन में सबसे नुमाया रोल अदा किया भाई सलमान साहब ने। भाई सलमान के एहसानात को मैं फरामोश नहीं कर सकता। और मीडिया को संभालने में भाई आतिफ असर साहब, अबू ज़र साहब और अजीज़ी सादिक ने बड़ा रोल अदा किया है। मैं इन अजीज़ों का भी बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने सीमांचल के इस पसमानदा तरीन इलाके में तरक्की के चिराग को रोशन करने में बड़ा नुमाया रोल अदा किया है। मैं इन तमामी अहबाब का दिल की गहराइयों से और सीमांचल के जन जन और कन कन की तरफ से, और इस वक्त जबकि पार्टी जीत गई है, तमाम तर हमारे फतेहयाब होने वाले उम्मीदवारों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ और इन लोगों से के एहसानात का एतराफ़ करता हूँ कि एमआईएम आपके बगैर नामुकम्मल है। और यही हमारी जो पैन इंडिया एक रिश्ता है, दूसरी पार्टियों में रिश्ता हमको नसीब नहीं होता, और जो एमआईएम ने ये रिश्ता कायम किया है, अल्लाह इसको बहाल और बरकरार रखे। तो आपने सुना अख्तरुल ईमान को। अब देखना यह है कि बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी, जेडीयू प्लस की या बीजेपी प्लस की, और वहां का अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा। नीतीश कुमार को हल्के में नहीं लिया जा सकता। बीजेपी ने कई मर्तबा कोशिश की नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे बनाने की, या बीजेपी ने कई मर्तबा कोशिश की जनता दल यूनाइटेड को शिवसेना की तरह तोड़ने की या एनसीपी की तरह तोड़ने की, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी की इस कोशिश को कभी भी कामयाब नहीं होने दिया। नीतीश कुमार के हिकमत अमली और दानिशमंदी का तकाजा यह है कि बीजेपी का पूरे देश में डंका बज रहा है। बीजेपी को
नरेंद्र मोदी के फेस पर ही हर जगह वोट मिलता है। इसके बावजूद नीतीश कुमार ने अभी तक बीजेपी को बिहार में अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ने दिया है। आज भी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी नीतीश कुमार का मोहताज है और नीतीश कुमार के चेहरे पर ही बीजेपी को भी 89 सीटें मिली और नीतीश कुमार को 85 सीटें मिली। 101 सीट पर बीजेपी भी चुनाव लड़ रही थी, 101 सीट पर जेडीयू भी चुनाव लड़ रही थी। तो बिहार में अभी भी बीजेपी इतना कामयाब नहीं हो सकी। इसलिए बीजेपी अगर ये चाहेगी कि वो नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर ना बनाए तो फिर नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ खेला कर सकते हैं। नीतीश कुमार ने पहले भी 2 मर्तबा किया है और अगर नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया जाता तो यकीनी तौर पर जो अगली सरकार बनेगी वो सरकार एआईएमआईएम के समर्थन के जरिए ही बनेगी, उसके बगैर नहीं बन सकती है। लेकिन ये जो दावा है चीफ मिनिस्टर का, ये पॉसिबल नहीं है। एक तरह से आप इसको जो कह सकते हैं या जो दिल में आया किसी ने लिख दिया, ऐसे भी ये ऑफिशियल अकाउंट नहीं है। लेकिन अगर एआईएमआईएम यहाँ पर किंग मेकर का किरदार अदा कर पाती है, एआईएमआईएम के समर्थन से सरकार बनती है, तो ये भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक बड़ी कामयाबी मानी जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अब देखिए बिहार का समीकरण क्या होता है, कैसी, किसकी और किसके समर्थन से सरकार बनती है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।